Assalamualaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I'm here with another lecture, that is lecture number 138 for inter part 1, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. एंड नाउअडेज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रम. और उसमें हमने देखा कि हम किस तरह से बोहर्स मॉडल जो है उसको बेसिस बना के हम फाइंड आउट कर सकते हैं अबाउट द रीज़न बिहाइंड द स्पेक्ट्रल लाइंस फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज. और इसके अलावा हमने ये भी रीज़न समझ आई कि इलेक्ट्रॉन जब एक हायर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल में जाता है तो वो क्यों एनर्जी को रिलीज़ करेगा. जब लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में शिफ्ट हो रहा है तो उस सूरत हाल में वो क्यों एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. बट बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है इट वाज वेरी सक्सेसफुल एट दैट टाइम. बोहर्स एटॉमिक मॉडल से पहले रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया था एंड इट वाज रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वो इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर जो है, इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है इन द एटम, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं थे कर पाए. एंड उन्होंने जो मॉडल दिया था दैट वाज डिफेक्टिव, दैट हैज़ डिफेक्ट्स इन देम. लेकिन उसके बाद बोहर ने अपने 1913 में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को यूज़ करते हुए उन्होंने एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था. और जिस तरह से उन्होंने प्लैंक्स को यूज़ किया, प्लैंक्स थ्योरी को एज ऑन अ बेसिस, उसी तरह से फर्दर बहुत सारे साइंटिस्ट ने जब वर्क किया तो दे टुक बोहर्स एटॉमिक मॉडल एज देयर बेसिस ऑफ वर्क. उन्होंने उसको बेस बना के उसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और ये काफ़ी ज़्यादा जाना माना था. It was highly acceptable around the world and the scientists were working with this model. They were studying more of this model. लेकिन ये जो मॉडल पेश किया गया था, बोहर ने जो पेश किया था एटॉमिक मॉडल, that also had some of the defects in it. So today in this lecture I am going to tell you about some of those defects जो कि बोहर के एटॉमिक मॉडल में पाए गए थे, जो कि उसको रिजेक्ट करते हैं, निगलेक्ट करवाते हैं. So Bohr theory, it can successfully explain about the origin of spectrum of hydrogen atom. जैसा कि अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको हाइड्रोजन एटम जो है उसके स्पेक्ट्रम के बारे में बताया, उसके स्पेक्ट्रम किस तरह से ये शो करता है, उसके अंदर ये जो डिफरेंट सीरीज़ बनती हैं स्पेक्ट्रम के अंदर वो क्यों इस तरह से आपको नज़र आती हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सब के बारे में बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है. इनको बेसिस बना के बहुत सारे साइंटिस्ट ने रीज़न समझे थे अबाउट द डिफरेंट सीरीज़, अबाउट द डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस दैट वर प्रोड्यूस्ड बाय द हाइड्रोजन एटम. और हाइड्रोजन एटम के अलावा बहुत सारे डिफरेंट ऐसी भी स्पीशीज़ हैं जिनके ऊपर वर्क किया गया और बोहर एटॉमिक मॉडल उनको ईज़िली सपोर्ट करता था. फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट आयन्स, जैसे कि हीलियम का आयन हो सकता है, लिथियम का आयन है, बेरिलियम के आयन है, दे आर वेरी वेल एक्सप्लेन्ड फ्रॉम द बोहर्स एटॉमिक मॉडल. ये सारे जो हैं स्पीशीज़ जिसमें हाइड्रोजन एटम है, हीलियम का कैटायन है, लिथियम का कैटायन है, बेरिलियम का कैटायन है, इनको बोहर्स एटॉमिक मॉडल को यूज़ करते हुए इनके अंदर जो स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, जिस तरह की स्पेक्ट्रल लाइंस क्रिएट करते हैं, जो स्पेक्ट्रम शो करते हैं, वो हम ईज़िली एक्सप्लेन कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर मसला क्या है कि ये जितने भी सिस्टम्स हैं जिसमें हम लोग हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम की बात करते हैं, दे हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द सिस्टम, जो कि पार्टिसिपेट करता है, जो कि जंप करता है फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल. तो एक इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्व होने की वजह से बोहर्स एटॉमिक मॉडल इजीली इन तमाम स्पीशीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है. Actually Bohr's atomic model is explaining about the behavior of electron when it is all alone, when it is not coming face to face with another electron or with proton. जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के इर्द गिर्द अकेला है तब बोहर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से करता है. बट इन द अदर हैंड इट कैन नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स. ऐसी स्पीशीज़ जहाँ पे एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके अंदर किस तरह का स्पेक्ट्रम बनेगा, उनके अंदर किस तरह की स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी, कैसा उनका बिहेवियर होगा, कैसा उनका ओरिजिन होगा, ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं करता. सो दैट वाज द फर्स्ट इफेक्ट कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है इट कैन एक्सप्लेन वेरी वेल बट इट कैन ओनली एक्सप्लेन दो स्पीशीज़ जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम इन्वॉल्व है, जो कि जिसकी वजह से स्पेक्ट्रम क्रिएट हो रहा है. while in the other case it is not explaining about the other
स्पीशीज़ जिनके अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल उसको एक्सप्लेन नहीं करता। फॉर एग्जांपल हीलियम, लिथियम और बेरिलियम के अगर हम लोग न्यूट्रल एटम्स ले लें तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, बिकॉज उसके अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिस्टम में पार्ट लेते हैं, स्पेक्ट्रम को क्रिएट करने में पार्ट लेते हैं, एंड हेयर बोहर्स एटॉमिक मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन देयर बिहेवियर। दैट वाज द फर्स्ट डिफेक्ट इन द बोहर्स एटॉमिक मॉडल के वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ही एक्सप्लेन कर पा रहा है, वो डबल या पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम को जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। दैट वाज द फर्स्ट डिफेक्ट। नाउ लेट अस कम टू द अदर पॉइंट कि जो हम हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करते हैं, व्हेन वी ऑब्जर्व द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय the means of high resolving power spectrometer, जो individual spectral lines हैं, they are further replaced by several very fine lines। अगर हम लोग सिर्फ स्पेक्ट्रोमीटर, नॉर्मल स्पेक्ट्रोमीटर से हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल लाइंस को ऑब्जर्व करते हैं, यानी हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम को, तो आपको ये इस तरह से लाइंस देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर हम हाई पावर वाला स्पेक्ट्रोमीटर देखें तो उसमें ये देखने को मिलेगा कि ये जो एक लाइन है, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी थिन लाइंस, मैनी फाइन लाइंस। ये एक लाइन मज़ीद आगे वेरी फाइन लाइंस में डिवाइड हो रही है। दैट इज़ ओरिजिनल लाइन कैन बी सीन डिवाइडेड इनटू अदर लाइंस। तो ये जो एच अल्फ़ा लाइन है, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि बाल्मर सीरीज़ है, उसके अंदर जो हाइड्रोजन की लाइंस है दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू अल्फ़ा, बीटा, गामा। इस तरह से जो एच अल्फ़ा लाइंस हैं इन द बाल्मर सीरीज़ दे कंसिस्ट ऑफ 5 कंपोनेंट लाइंस। एच अल्फ़ा में 5 लाइंस यहाँ पे मौजूद हैं। जब स्प्लिट हो जाती है एच अल्फ़ा ओरिजिनल लाइन जो है फर्दर आगे 5 लाइंस में स्प्लिट होती है जब उसको हाई पावर के स्पेक्ट्रोमीटर से देखा जाता है। तो इसको हम कहते हैं दिस इज़ अ फाइन स्ट्रक्चर या फिर मल्टीपल स्ट्रक्चर, कि जब एक स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर आगे चल के मुख्तलिफ नंबर ऑफ लाइंस में डिवाइड हो जाती है। तो एक्चुअली द अपीयरेंस ऑफ सेवरल लाइंस इन वन सिंगल लाइन इट सजेस्ट दैट ओनली वन क्वांटम नंबर इज़ नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल लाइन, कि हम सिर्फ एक क्वांटम नंबर को यूज़ करते हुए डिफरेंट लाइन्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इट वुड बी रॉन्ग। वो सिर्फ एक सामने जो चीज़ आ रही है स्पेक्ट्रोमीटर जो इतना हाई पावर नहीं है, वो इनको नॉर्मली शो करेगा इफ़ यू आर यूजिंग अ सिंगल क्वांटम नंबर, बट ओरिजिनली वो फर्दर आगे लाइंस आगे डिवाइडेड हैं, जिसके लिए वन क्वांटम नंबर इज़ नॉट सफिशिएंट, इट इज़ नॉट इनफ। वी मस्ट यूज़ अनदर क्वांटम नंबर्स टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल बिहेवियर ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स। दिस वॉज अ सेकेंड लाइन। सेकेंड पॉइंट, पहला पॉइंट था कि वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन करता है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। सेकेंड पॉइंट आ गया कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं दे वर सीन डिवाइडिंग फर्दर इनटू मैनी टाइनी लाइंस, इनटू मैनी thin and fine lines. Now let us move to the next point कि बोहर suggested circular orbits of electrons around the nucleus of hydrogen atom। बोहर ने कहा था, उन्होंने जब प्लैंक्स थ्योरी को एज अ बेसिस यूज़ किया तो उन्होंने कहा कि within the structure of an atom, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, द सेंटर पार्ट इज़ द न्यूक्लियस, और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो जो ऑर्बिट्स थे, बोहर ने उसकी जो शेप थी दैट ही सजेस्टेड दैट द शेप ऑफ द ऑर्बिट वुड बी सर्कुलर इन नेचर। बट रिसर्च से पता चला है कि जो इलेक्ट्रॉन है इट इज़ नॉट मूविंग इन अ सिंगल प्लेन। सर्कुलर होता तो इट वुड बी मूविंग इन अ सिंगल प्लेन ओनली, बट आफ्टर मॉडर्न रिसर्च, आफ्टर यूजिंग मैनी एडवांस्ड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, ये पता लगाया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है इट इज़ नॉट मूविंग इन वन प्लेन, मीन्स इट इज़ रेगुलरली चेंजिंग इट्स प्लेन। वो सिर्फ एक प्लेन में ट्रैवल नहीं कर रहा, इट इज़ थ्री डायमेंशनली, इट इज़ ऑक्यूपाइंग थ्री डायमेंशनल स्पेस। सो एक्चुअली जो एटॉमिक मॉडल है इट इज़ नॉट फ्लैट। फ्लैट मतलब इस तरह से मैंने बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया, दिस इज़ वन प्लेन, कि सिर्फ बोर्ड के प्लेन के ऊपर ही इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो एटम का स्ट्रक्चर है वो फ्लैट नहीं है, थ्री डायमेंशनल है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी थ्री डायमेंशनली मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं। दैट वाज अ थर्ड डिफेक्ट इन द बोहर्स एटॉमिक मॉडल, क्योंकि उन्होंने सिंगल प्लेन में एक्सप्लेन किया हुआ था, वाइल रिसर्च शोज दैट द इलेक्ट्रॉन डज नॉट मूव इन वन प्लेन ओनली। उसके अलावा जो फोर्थ डिफेक्ट है इन द बोहर्स एटॉमिक मॉडल वो ये था कि व्हेन द एक्साइटेड एटम ऑफ हाइड्रोजन
यानी कि हाइड्रोजन से जब आपको लाइन स्पेक्ट्रम चाहिए होता है तो सबसे पहले आप उसको एक्साइटेड फॉर्म में लेके आते हैं, आप उसको हीट अप करें या फिर आप उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से गुजारते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है, इट कम्स इन द एक्साइटेड स्टेट, उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, तो उस वक्त हम इलेक्ट्रॉन को, एटम को भी कहते हैं कि इट इज़ इन दी एक्साइटेड स्टेट। सो व्हेन दिस एक्साइटेड एटम ऑफ हाइड्रोजन, जिसको या तो आपने हीट अप किया है या फिर किसी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से गुजारा है, when this hydrogen atom is placed in magnetic field, जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें, यानी यहाँ जहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की फील्ड क्रिएट हुई है, तो उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं दे विल फर्दर स्प्लिट अप इनटू क्लोजली स्पेस्ड लाइन। तो तब भी आप नॉर्मल स्पेक्ट्रोमीटर से देखें, आप हाईली मैग्नीफाइड ना देखें उनको, हाईली पावर वाला स्पेक्ट्रोमीटर ना यूज़ करें, तब भी यही देखने को मिला है कि जब आप एक एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम, यानी वो हाइड्रोजन एटम जो कि ये स्पेक्ट्रल लाइंस को प्रोड्यूस करने जा रहा है, जब आप उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो देखेंगे विद सेम ओरिजिनल स्पेक्ट्रोमीटर जिससे इनिशियली भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यू विल सी कि बिकॉज ऑफ द मैग्नेट दीज लाइंस स्प्लिट अप इनटू मैनी टाइनी लाइंस, दे आर वेरी क्लोजली प्लेस्ड विद ईच अदर। तो इस तरह की जो स्प्लिटिंग होती है जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से देखने को मिल रही है, दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज़ कॉल्ड एज जीमन इफेक्ट, कि जहाँ पे स्पेक्ट्रल बिहेवियर जो है वो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ बीइंग प्लेस्ड ऑफ एन एटम विद इन द मैग्नेटिक फील्ड। सो इफ़ द सोर्स विच इज़ प्रोड्यूसिंग द सोडियम स्पेक्ट्रम, यानी कि अगर अब हम सोडियम एटम के स्पेक्ट्रम को देखें तो वो सोर्स जो कि सोडियम एटम को प्रोड्यूस कर रहा है, उसका स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, वीक मैग्नेटिक फील्ड में, सो इट विल कॉज द स्प्लिटिंग ऑफ टू लाइंस ऑफ सोडियम इनटू कंपोनेंट लाइन। सोडियम सिर्फ येलो कलर की टू स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस करता है, जबकि हाइड्रोजन मल्टीपल। सो अगर सिर्फ हम सोडियम को ही देखें जो कि वेरी सिंपल है, ओनली टू लाइंस इज बीइंग प्रोड्यूस बाय सोडियम, जब हम उसको भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, वीक मैग्नेटिक फील्ड में, तब भी वो भी जो है उसकी जो दो लाइंस हैं, टू स्पेक्ट्रल लाइंस हैं येलो कलर में, वो भी फर्दर आगे स्प्लिट अप हो जाती हैं कंपोनेंट लाइन में। सिमिलरली अगर हम हाइड्रोजन एटम जो कि एक्साइटेड फॉर्म में है, यानी कि जो कि स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस करने जा रहा है, जो स्पेक्ट्रम बनाने जा रहा है, उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के बजाय इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखें, तो सेम टाइप ऑफ जो स्प्लिटिंग है स्पेक्ट्रल लाइन की वो आपको देखने को मिलेगी, और इस अफेक्ट को हम लोग स्टार्क इफ़ेक्ट कहते हैं। तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जीमन इफ़ेक्ट क्या है कि जब आप एक एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम को जो कि स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करने जा रहा है, उसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसकी लाइन स्प्लिट अप हो जाएं, तो यू विल कॉल इट एज जीमन इफ़ेक्ट। और सिमिलरली अगर आप एक एक्साइटेड एटम को लें जो कि स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करने जा रहा है और उसको अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख दें, तो उसकी वजह से जब उसकी लाइन स्प्लिट अप हो जाती हैं, ओरिजिनली उसकी वन थी, इनिशियली उसकी वन थी, लेकिन इस मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से जब ये इसकी लाइन स्प्लिट अप हो जाती हैं, तो उसको हम स्टार्क इफ़ेक्ट कहते हैं। और यहाँ पे आती है बोहर्स थ्योरी में डिफेक्ट कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन दिस स्टार्क इफ़ेक्ट और जीमन इफ़ेक्ट। बोहर्स एटॉमिक जो थ्योरी थी, जो उसका मॉडल था, वो ना ही स्टार्क इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन कर सका कि व्हाट वाज द रीज़न, एंड ना ही जीमन इफ़ेक्ट को कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द स्प्लिटिंग ऑफ दीज स्पेक्ट्रल लाइंस इनटू मैनी कंपोनेंट लाइंस। हाउएवर सन 1915 में समरफोल्ड सजेस्टेड कि जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं दे माइट डिस्क्राइब इन एडिशन टू दिस सर्कुलर ऑर्बिट एक्लिप्स ऑर्बिट्स एज वेल एज वेयर इन द न्यूक्लियस लाइज एट वन ऑफ द फॉसिल ऑफ द एक्लिप्स। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना सिर्फ वो सर्कुलर बल्कि वो एक्लिप्टिक ऑर्बिट्स में भी रोटेट कर रहे हैं, जबकि जो न्यूक्लियस लाई एट वन ऑफ द फॉसिल्स ऑफ एक्लिप्स, वो सिर्फ एक्लिप्स की एक साइड पे प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस, और उसके इर्द गिर्द समरफोल्ड ने सजेस्ट किया था कि इस बिहेवियर की वजह क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक्लिप्टिक ऑर्बिट में मूव कर रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया अबाउट द डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल और कहाँ पे ये डिफेक्ट्स आए, किन किन चीज़ों को बोहर्स एटॉमिक मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर पाया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो स्पेक्ट्रम क्रिएट करने में, वो बोहर्स एटॉमिक मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर सका। इट कुड नॉट एक्सप्लेन कि जब हमें इन स्पेक्ट्रल लाइन्स को हाई मैग्नेटिक हाई
वैल्यू के हाई पावर के स्पेक्ट्रोमीटर में ऑब्जर्व करें वो क्यों फर्दर आगे डिफरेंट लाइंस में स्प्लिट हो रही हैं. इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द जीमन इफेक्ट एंड द स्टार्क इफेक्ट. इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे पहले इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है एक सिंगल प्लेन में था, लेकिन बाद में डिस्कवर किया गया इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से कि इलेक्ट्रॉन किसी एक प्लेन में ट्रैवल नहीं कर रहा बल्कि इट इज़ ट्रैवलिंग, इट इज़ रोटेटिंग 3 डायमेंशनली. सो दिस वाज आल्सो नॉट एक्सप्लेन बाय द बोहर्स एटॉमिक मॉडल. सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो. अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.